नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले द हिंदी एडिटोरियल एनालिसिस इन हिंदी 30 मई 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। भारत चीन जो गतिरोध पर भयानक चुप्पी है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं पहले एडिटोरियल में, और दूसरा और अहम महत्वपूर्ण जो है, जो श्रमिक एक्सप्रेसो यानी प्रवासी श्रमिकों पर सुप्रीम कोर्ट का जो कदम है वो उसके जो उन्होंने जो अभी निर्णय दिया है कि संबंधित लेकिन स्वागतार्ह है, यह योग्य है। प्रवासी श्रमिक जो है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी माइग्रेटेड वर्कर्स जो है उनके बारे में जो अभी ये दिया है, डिसीजन दिया है, उसके बारे में जानकारी। ये जो है जो भारत और चीन पर जो अभी गतिरोध चल रहा है उसके बारे में एडिटोरियल है। भारत को सार्वजनिक रूप से एलएसी के साथ चीन के साथ स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करना चाहिए। भारत और चीनी सैनिकों के बीच एलएसी पर पहली झड़प होने के लगभग एक महीने बाद जमीन पर स्थिति भी अभी तनावपूर्ण दिखाई दे रही है। दोस्तों, भारत और चीन के जो सैनिक हैं एलएसी के बीच उनके वहाँ झड़प चालू है और एक महीने के पहले ही वो हो गया था। अभी भी वातावरण वहाँ का जो है वो तनावपूर्ण है। हालांकि 5 मई के बाद वे वहाँ क्यों हुआ इसकी कोई आधिकारिक व्याख्या नहीं की गई है। जिस दिन पोंगोंग त्सो यानी ये जो झील है में पहले ही झड़प हुई थी, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त जानकारी यह है कि भारत और चीन में सबसे गंभीर रूप से देखा गया ये वर्ष हो। जैसे कि द हिंदू द्वारा बताया गया है, सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिकों की संख्या जिस आक्रामकता के साथ उन्हें भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार किया है, साथ ही संघर्ष के बिंदुओं की संख्या चीनी कमांडरों द्वारा रणनीति कार्रवाई का संकेत जो है देती है। हालांकि दोनों सरकारों अपनी टिप्पणियों को शांत रखने के लिए सावधान रही है, लेकिन दोनों पक्षों ने बार बार इस बात का उल्लेख किया है और बातचीत जारी है। एक पूर्ण डी-एस्केलेशन सैनिकों को अपने सामान्य एलएसी गश्त पर वापस जाने में सक्षम होगा। कुछ सैन्य अधिकारियों का कहना यह है कि संभवतः उच्च स्तरीय राजनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी और भारत पक्ष के लिए एक चीनी सैनिक जो आक्रमण होने का दावा करते हैं पहले से ही आयोजित पदों पर वापस जाना इन संवेदनशील वार्ताओं के बीच अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप को अप्रत्यक्ष रूप से विचलित किया जाता है। पहली टिप्पणी पिछले हफ्ते तत्कालीन विदेश विभाग के एक अधिकारी ने चीन पर कोई मोर्चा पर आक्रमण होने और अपने पड़ोसियों के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाए हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश के बाद इस हफ्ते दिल्ली और मध्य प्रदेश के मध्यस्थान करने का आरोप लगाया था। बीजिंग भारत के परामर्श से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। भारत ने यह कहा स्पष्ट कर दिया है कि वह श्री ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए अपने दावे से इनकार किया है। सरकार की पहली प्राथमिकता जो है अब मौजूद गतिरोध को समाप्त करने की होनी चाहिए और उसके बाद उसके वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एलएसी सीमांकन पर गंभीर बातचीत करने की, भारत द्वारा बनाए जा रहे सभी नए बुनियादी ढांचे को देखते हुए नए सीमा प्रबंधन यानी प्रोटोकॉल पर बातचीत करना भी आवश्यक हो सकता है, जो 2013 में अंतिम रूप में से अपडेट किए गए थे। सरकार को बात की भी जांच करनी चाहिए कि पहले चीनी सैनिकों का बड़ा निर्माण कैसे नहीं हुआ था। इसके अलावा इसे चीन ने अंतिम आदेश के बारे में पूरा आकलन करना होगा। क्या ग्रीष्मकालीन घेराव का मतलब कोरोना वायरस महामारी बीजिंग की मौजूदगी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए है, जो भारत को उसके उत्तरी सीमाओं को जोड़ने के लिए सड़कों और पुलों से अपनी बुनियादी ढांचे जो है वो उसको रोक सकता है। काराकोरम के लिए सभी तरह से यह अपनी भौगोलिक कमजोरियों की नई दिल्ली को याद दिलाने के लिए
क्योंकि यह अमेरिका के साथ भारत प्रशांत में घनिष्ठ समुद्री संबंध पर विचार करता है। सभी तीन परिदृश्यों में सरकार के लिए पहला कदम सार्वजनिक रूप से एलएसी की स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करना होगा और एक फर्म पुशबैक के अपनी योजनाओं के बारे में आम सहमति बनाने के और विवाद पर रेखा के साथ अपनी स्थिति का दावा करना होगा। दूसरा और अहम जो प्रवासी यानी माइग्रेट वर्कर्स जो है उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी हाल ही में डिसीजन दिया है उसका स्वागत है, मगर देर से ही क्यों ना हो उसका स्वागत करना चाहिए। इसके बारे में ये एडिटोरियल है। महामारी से प्रेरित संकट पर ध्यान देने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अब कमजोरों को अधिकारों को लागू करना चाहिए। यह राहत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट घर की तलाश कर रहे लाखों अंतरराज्य कर्मियों की दुर्दशा का संज्ञान लिया और लॉकडाउन द्वारा उन पर लगाए गए आकस्मिक जो दुख से राहत है उनको मिलेगी। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की जो महामारी है, ये महामारी के बीच जो माइग्रेटेड वर्कर्स है उनको जो घर जाने के लिए जो हालात उनको ये हो रहे हैं, घर जाने के लिए पैदा हो रहे हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी ध्यान दिया है। देर से ही मगर सही ध्यान दिया है और अपने सरकार ने तो दो महीने हो गए हैं तब से कुछ भी उनके लिए नहीं किया है। केवल राशन देने से नहीं चलता है, बाकी भी सुविधा देनी चाहिए। 3 न्यायाधीशों वाली बेंच ने मीडिया रिपोर्टर्स और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के प्रतिनिधित्व के आधार पर मुकदमा चलाने की पहल की है, जिसमें कहा गया है कि श्रमिकों के सामने आने वाला संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य की ओर से अपर्याप्त और खामियां हैं। इसकी जरूरत नहीं है कि यह 7 या 8 सप्ताह पहले हो सकता है, जब केंद्र द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के बाद भारत भर में बचे लोगों की और शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की गई थी, जिसमें सिर्फ 4 घंटों का नोटिस था। अपने संस्थागत इतिहास को ध्यान में रखते हुए एक तरह से आत्महनन के साथ अदालत ने तब सरकार के व्यापक दावे को स्वीकार कर लिया था कि सड़कों पर कोई भी प्रवासी नहीं था और यह कि उनके शहरों से श्रमिकों का प्रारंभिक पलायन गृह राज्य निकाली समाचार से इस आशय के लिए लगाए गए थे कि तालाबंदी के महीनों तक चलेगी। दुर्भाग्य से सीमित हस्तक्षेप में अदालत ने पुलिस को केवल सड़कों पर श्रमिकों के साथ व्यवहार करने की सलाह दी और मीडिया को घटनाक्रम के केंद्र के संस्करण को उजागर करने का निर्देश भी दिया था। हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय की अनिश्चित एक अभूतपूर्व वैश्विक संकट के नतीजे को संभालने की अनुमति देने में विश्वास से उचपी हो सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने मौलिक अधिकार की रक्षा की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को छोड़ दिया है। विशेष रूप से उन सबसे कमजोर लोगों को ऐसा परिणाम का था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने इस अपने कर्तव्य को स्पष्ट प्रभाव के लिए कहा था। उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश ने यह तक कहा था कि एडीएम जबलपुर का एक आपातकालीन युग के फैसले के संदर्भ में अब दयालुता से खारिज कर दिया गया था। यह माना जाता है कि आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण नहीं थी। क्या यह मुद्दे का संज्ञान लेने में शर्मिंदा था या महसूस किया कि स्थिति हस्तक्षेप के लिए परिपक्व है? एक को अब अदालत से अपेक्षा करनी चाहिए कि वह सरकार के पाले और अधिक महत्वपूर्ण नजर डाले वाले और तारकीय भूमिका का अनुकरण करे। उच्च न्यायालय की भूमिका निभा रहे प्रशासन जवाबदेह है। शीर्ष अदालत को अब यह पता लगना चाहिए कि क्या केंद्र जिसने स्वास्थ्य को बुनियादी ढांचे के लिए तैयार करने के लिए समय खरीदने के लिए कठोर लॉकडाउन लगाया था, ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था क्या? यह भविष्य में ऐसी कार्रवाई के आर्थिक और मानवीय परिणामों को दूर करने के लिए एक तंत्र की योजना समन्वय और स्थापना के लिए दिशा निर्देशकों को
दे सकता है। सरकार को अपने कानून अधिकारियों को कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने, मीडिया को बदनाम करने और उसके कार्यों को आलोचना करने वाला की देशभक्ति पर सवाल उठाने से भी ज़्यादा करना चाहिए। एक राष्ट्रीय त्रासदी के लिए अधिक राज्यों की प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये एडिटोरियल आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। एडिटोरियल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। थैंक यू।